नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनिमेशन वायरिंग वर्ल्ड में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसएमपीएस, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है, उसमें एसएमपीएस की इनपुट सेगमेंट को हम देखेंगे आज कि इसमें किस तरह का क्या अरेंजमेंट होता है। दरअसल पिछले सेगमेंट में हमने ओवरऑल व्यू बताया था एसएमपीएस का, और इसमें हम अब सेगमेंट वाइज आगे का देखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए आपको ओवरव्यू कुछ इस तरह से दिखाया गया था पिछले वीडियो में। अब जिन दोस्तों ने मेरे नहीं देखा है वो वीडियो में जाके देख सकते हैं, पिछले वाले में चाहिए तो आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देख लें तो उसके बाद देखें, फिर पहले वो देख लें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसे भी देखेंगे आप तब भी इसे समझ में आ जाएगा ये वाला वीडियो, अगर इससे पहले देखेंगे तब भी वो समझ आ जाएगा। लगभग एक दूसरे से मिलते ही हैं वीडियो दोनों, लेकिन दोनों सेपरेशन में हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने उस टाइम पे कुछ भी नहीं दिखाया था, सिर्फ ये इनपुट सेक्शन जो हमारा होता है, यानी कि 220 वोल्ट एसी हमें जो मिलता है वो सीधे हमारे रेक्टिफायर पे चला जाता है। तो यहाँ सिर्फ एक फ्यूज़ दिखाया था हमने, बाकी इतना कुछ नहीं होता है। काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं इनपुट पे। अगर फर्स्ट स्टेप में ही मैं कंपोनेंट बताने लगता तो फिर आप लोगों को समस्या होती, ओवरव्यू समझ ही नहीं आता, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत सारा हो जाता है कि कौन सा कंपोनेंट किस तरह से कहाँ लगा हुआ है। वो सब ज़्यादा ही बता देंगे तो समस्याएं फिर समझ आने लगती हैं, तो फिर मन ही नहीं लगता समझने के लिए। ठीक है, तो हम छोड़ देते हैं बहुत ही ऊपर ऊपर के तरीके से, यानी कि बहुत ही कम शब्दों में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ एक इनपुट सेगमेंट हो गया हमारा, दूसरा यहाँ रेक्टिफाई होकर हमें डीसी वोल्ट मिलता है तो पीडब्ल्यूएम सेक्शन होता है, स्विचिंग एरिया यहाँ होता है, और ये स्विचिंग सेगमेंट बन जाता है। उसके बाद हमारा आउटपुट सेगमेंट बनता है एक, और आउटपुट के बाद एक फीडबैक बनता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ मुख्य सेगमेंट इसके। तो उसके बाद मैंने पिछले वाले वीडियो पे देखा था, कुछ भाइयों ने कमेंट किया है मेरे दोस्तों ने कि इसमें आपने स्नबर सर्किट नहीं दिखाया है, TL431 यानी कि जो एक आईसी रहती है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए, वो नहीं दिखाया है। तो देखिए ये सिर्फ ओवरव्यू था, कंप्लीट एसएमपीएस का डायग्राम नहीं था, सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं हम, और आगे के सेगमेंट में भी हम ओवरव्यू ही लेके चलेंगे। जब हम कंप्लीट एसएमपीएस बनाएंगे उस टाइम पे आपको वैल्यू और जो भी कंपोनेंट होंगे उसके बारे में सारा कुछ बताया जाएगा। तो जिस तरह से डिज़ाइन की जाती है एसएमपीएस उस सेगमेंट में हम अलग देखेंगे। तो यहाँ आप अभी वो सारी चीज़ों की उम्मीद ना करके चलें, क्योंकि अगर उनको बताने बैठेंगे तो फिर आपका इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा कि आपके दिमाग से ऊपर चला जाएगा, फिर समझने से फ़ायदा ही नहीं होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ ही जोड़ के चलने की कोशिश ना करें, आप शॉर्ट टर्म में समझ के चलें, लास्ट में फाइनली आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ एक एसएमपीएस का मॉड्यूल यहाँ दिया हुआ है, यानी कि एक सर्किट प्लेट दी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ये सेगमेंट आपको डीसी कैपेसिटर दिख रहा है, जो यहाँ से आप देखिए ये यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, फ्यूज दिख रहा है हमें, काला सा कुछ दिख रहा है, एक पीला है ये, उसके नीचे रेजिस्टेंस है, और एक ये कोई कॉइल जैसी दिख रही है, और एक यहाँ रेक्टिफायर दिख रहा है। ठीक है, ये हो गया, और दूसरा एक है तो उसमें भी कुछ इस तरह का ही दिख रहा है। तो चलिए पहले अलग अलग करके देख लेते हैं। अब आप ज़्यादा बड़ा कर दिया है मैंने, इनलार्ज करके देखते हैं, तब भी वही हमें कंपोनेंट कुछ दिख रहे हैं। यहाँ एक कॉइल जैसी दिख रही है। ठीक है, दूसरी वाली पिक में अगर हम देखें तो वहाँ भी देखिए यहाँ एक कॉइल है, एक फ्यूज बॉक्स है, एक येलो कलर का एक बॉक्स यहाँ बन रहा है, और एक ये ब्लू कलर का है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, और यहाँ रेक्टिफायर ना यूज़ करके डायोड यूज़ किए गए हैं। ठीक है, कैपेसिटर इनपुट के लिए सेगमेंट है ये। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन इन चीज़ों का क्या मतलब है, कैसे क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ जो मेरा पिछला वाला वीडियो था उसमें डीसी हम यहाँ बना रहे थे जो 300 वोल्ट से ऊपर थी हमारी, उसमें इनपुट पे नॉर्मल सा अरेंजमेंट था, कोई ज़्यादा कुछ नहीं था, सिर्फ एक यहाँ फ्यूज़ लगा हुआ था और बाकी कोई सेफ्टी नहीं थी यहाँ पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इनपुट साइड में तो वो सीधे सीधे आपके रेक्टिफायर तक पहुँच जाएगी और वो आगे
पास हो जाएगी सप्लाई में भी। ठीक है, तो उसमें क्या क्या यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका जो कॉइल जैसा दिख रहा था उसके बारे में हम जान लेंगे। उसके बाद में एक ब्लू जैसा दिख रहा था आपको, वो भी यहाँ हम समझेंगे। और लास्ट में एक ये काला जैसा दिख रहा था, तो ये NTC है जैसा कि इस पे लिखा है। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ये कंपोनेंट क्या हैं और क्यों लगाए जाते हैं, क्या काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं ना। तो EMI फ़िल्टर, अब देखिए फ़िल्टर जहाँ कोई चीज़ में लग जाता है तो उसका काम होता है कि सफाई करना या उसके अंदर से गुजरने वाली चीज़ों को सुधार देना। ठीक है, तो इस तरह का सुधार एक तरह का ये फ़िल्टर से हमारा अभिप्राय यही है। तो EMI फ़िल्टर है, तो इसका अगर फुल फॉर्म देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है। तो ये यूज इसलिए किया जाता है कि देखिए क्या होता है कि कई बार हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें इसमें ऐड करनी होती है, 50 हर्ट्ज़ की जो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे इसमें एंटर करती है। लेकिन किसी कारणवश कोई और फ्रीक्वेंसी इसमें अगर शामिल हो जाती है तो वो इसके साथ में यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर तक ना जाए, तो हमारे आगे वाली सर्किट को हार्म नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ ये EMI फ़िल्टर यूज़ करते हैं। इसका हम आगे आपको और अच्छे से समझा देंगे। नेक्स्ट है देखिए हमारा MOB बोलते हैं इसे, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर। तो ये भी क्या होता है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सर्किट में ओवर वोल्टेज ना पहुंचे उसके लिए ये लगाया जाता है। आगे देखिए हमारा है NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो इसका भी काम हम आगे समझ लेंगे, आप यहाँ सिर्फ नाम देख लें इनके। सर्किट में जब यूज़ होगा तो मैं इसे बता दूंगा। हाँ, हालांकि इनका नंबर वगैरह भी कुछ हम नहीं बताएंगे क्योंकि सिर्फ ओवरव्यू अभी चल रहा है। कंप्लीट SMPS जब बनेगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा नंबर वगैरह इन सब का। तो ये हो गया। बाकी आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम रेक्टिफायर ले लेते हैं पहले, और रेक्टिफायर से DC जो हमारी बनती है तो वो सीधे मेन कैपेसिटर पे चली जाती है। और ये कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है कि आपका कितने वॉट का SMPS है। ठीक है, तो ये तो नई बात मैंने आपको बताई है इसमें। अब इसके इनपुट सेगमेंट पे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया। कई जो SMPS होती हैं कुछ सस्ती होती हैं क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या करती है कि कंपोनेंट्स को कम कर देती है। तो वो सोचती है कि काम चल जा रहा है हमारा, तो हमें ज़्यादा कंपोनेंट लगाने से क्या फ़ायदा है। तो वो किस तरह का सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो देखिए यहाँ सीधे सीधे न्यूट्रल चला जाता है हमारा इस पर। ठीक है, और जो मेन लाइन वाला होता है हमारा, वहाँ एक फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं और यहाँ से लाइन दे देते हैं। मतलब कि यहाँ अगर ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होता है या पीछे सप्लाई शॉर्ट होती है तो ये रेजिस्टेंस हमारी जल जाएगी और सर्किट आपका बंद हो जाएगा। प्रोटेक्शन के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। और तो ये इस तरह का प्राय आपने सस्ते SMPS में देखा होगा, जो 5 वोल्ट के या 12 वोल्ट के SMPS होते हैं उनमें इस तरह का बना के बेच देते हैं। कंपनी अपना पैसा बचाना चाहती है इसलिए, तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। और देखिए प्लीज़ लाइक, यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है, आप आगे जुड़े रहना चाहते हैं, अगले वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ हमारा ये सेगमेंट वही हो गया। अब देखिए आगे क्या होता है कि मेन लाइन हमारी और मैंने लाइन और न्यूट्रल इस तरह से जाएंगी, और लाइन जब आगे जाएगी तो इसके साथ में न्यूट्रल को भी आगे हम बढ़ा के ले चलते हैं। और देखिए यहाँ से एक लंबा प्रोसीजर बना के हम इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि इसमें अभी आगे काफ़ी कुछ बताना है हमें, तो ये इतना सारा आगे तक लेके गए, नहीं तो हम चाहते तो यहीं तक ख़त्म कर देते। ठीक है, तो देखिए NTC यहाँ लग गया और NTC के साथ में नीचे फ्यूज़ लग गया। अब ऊपर से ये जो NTC लगा है यहाँ से आपका लाइन का इनपुट रहेगा और नीचे वाला जो हमारा रहेगा वो न्यूट्रल का इनपुट रहेगा। ठीक है, 220 वोल्ट हमारा इन होगा यहाँ से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक है, अब यहाँ NTC लगाने का क्या अभिप्राय है और फ्यूज़ लगाने का क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो वो बताते हैं आपको। तो देखिए अब चाहे आप NTC नीचे लगाएं या फ्यूज़ ऊपर लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरचेंज भी कर देंगे आप तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों का काम अपनी अपनी जगह है, वो दोनों काम अपना
कर लेंगे कहीं भी होंगे तो भी। अब एनटीसी सर्किट में क्यों लगाया जाता है, तो चलिए देखिए ये मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ज़्यादातर आपने देखा होगा कई बार कि आप लैपटॉप का चार्जर इनपुट पे लगाते हैं, सॉरी आप प्लग इन करते हैं जब, तो एकदम से आप देखते होंगे कि कई बार वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारा ये जो कैपेसिटर होता है ये चार्ज करते टाइम पे जब होता है तो बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ये एक तरह की फ्लैक्चुएशन जनरेट करता है, उससे बचने के लिए एनटीसी लगाया जाता है, यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब इसका ये काम है कि जब ये नॉर्मल कंडीशन में होगा तो इसका रेजिस्टेंस हाई रहता है, और जैसे जैसे इसके अंदर से सप्लाई पास होगी तो ये हीट होने लगता है, और जब ये हीट होगा तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ ही रेजिस्टेंस गिर जाता है। तो यानी कि फिर स्टार्टिंग में ये कम करंट पास करता है, और जैसे ही गर्म होने लगता है उसके बाद से अपना रेजिस्टेंस कम कर देता है, और यहाँ से हमें फुल करंट यहाँ से पास होने लगता है और हमारा आगे मिल जाता है। तो इससे हमारा करंट लिमिट होती है सर्किट में, और प्रोटेक्शन एक बना रहता है कि ओवर करंट यहाँ ड्रॉ ना कर पाए हमारा सर्किट, और फ्लैक्चुएशन हमारे घर की ना हो मेन लाइन में। तो ये यहाँ प्रोटेक्शन करता है। फ्यूज सिर्फ एक ही काम करता है, शॉर्ट सर्किट पे उड़ जाता है। तो देखिए आगे देखते हैं अब फ्यूज यहाँ लगाया क्यों गया है। तो देखिए यहाँ एक लगा होता है एमओबी। एमओबी क्या होता है, एक्रॉस लगता है हमारा लाइन और न्यूट्रल के। मैक्सिमम ये 275 वोल्ट पे लगा होता है, अब कई एसएमपीएस में कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो 310 तक या 300 वोल्ट तक भी ये हो सकता है लगा हो एमओबी। तो आप यहाँ इसकी वर्किंग समझ लीजिए। जैसे ही यहाँ वोल्टेज ज़्यादा आता है तो ये क्या करता है कि ये अपना रेजिस्टेंस इतना कम कर देता है, यानी कि एक तरह से शॉर्ट हो जाता है ये। तो शॉर्ट होने की कंडीशन पे क्या होगा कि हमारा करंट जो यहाँ से आ रहा होगा सीधा वो यहाँ से इस वाले पथ को फॉलो ना करके रेक्टिफायर से होते हुए तब यहाँ जाता है वापस लौट के, तो वो क्या करेगा, शॉर्ट होके यहाँ से होते हुए यहीं पूरा सर्किट अपना कंप्लीट कर लेगा, आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट यहाँ से आया और यहाँ गया और यहाँ से होते हुए यहाँ से वापस इसमें से निकल गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो ये फ्यूज़ हमारा बर्न हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, जल जाएगा। तो हमारा प्रोटेक्शन ये होगा कि जो हाई वोल्टेज सप्लाई है वो हमारी आगे नहीं पहुंचेगी, और उससे हमारे सर्किट को कोई हार्म या नुकसान नहीं होगा, जिससे हमारा आगे का जो इक्विपमेंट लगा होगा तो वो बच जाएगा और वो बर्नआउट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद से देखिए एक हाई रेजिस्टेंस भी यहाँ लगी हो सकती है आपके सर्किट में, और एक पीएफ भी यहाँ से यहाँ लगा हो सकता है। तो यहाँ देखिए अभी तक इस तरह की सप्लाई भी आपको ज़्यादातर मिल जाती है, जो मीडियम रेंज की सप्लाई होती है हमारी उनमें। तो यहाँ इस तरह का अरेंजमेंट उसमें मिल जाएगा आपको। अब फाइनली जो मैं आपको बताऊंगा वो एक तरह से जो आपकी कमर्शियल यूज़ में आती है एसएमपीएस, उस टाइप के एसएमपीएस में, और जो होना चाहिए अरेंजमेंट वही मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम लाइन न्यूट्रल को आगे लेके चलते हैं, और यहाँ सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं, देखिए वही ईएमआई फ़िल्टर। ठीक है, तो ईएमआई फ़िल्टर हो गया ये। तो फ़िल्टर का काम वही है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज़ जहाँ आएगी यहाँ पे, तो वो यहाँ सप्रेस हो जाएगी, यानी कि यहाँ ख़त्म कर देगा, ये उसे आगे पास नहीं करने देगा। सिर्फ ये वही फ्रीक्वेंसी उतनी ही पास करेगा 50 हर्ट्ज़ जो हमारी डिज़ाइन की गई है एसएमपीएस। तो उससे ऊपर की अगर कोई भी नॉइज़ इसमें आती है और वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ही आएगी तो उसे ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगी, आगे नहीं जाने देगी। इसके लिए यहाँ पे ये ईएमआई फ़िल्टर यूज़ किया जाता है। अब एक तरह से मानिए कि जैसे हम चाय अगर बनाते हैं तो उसमें अदरक, चाय पत्ती वगैरह सारा कुछ डालते हैं, लेकिन छन्नी से जब हम उसे पीने को होते हैं तो छन्नी से छान के और कप में डालते हैं तब उसे पीते हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं आता है। तो सेम वही काम आप यहाँ इस तरह का समझ लीजिए इससे, कि ये जो भी इसमें इम्प्योरिटीज़ होंगी वो यहाँ आके ख़त्म हो जाएंगी, और आगे हमें जो सप्लाई मिलनी चाहिए उस तरह की सप्लाई ही आगे पास होगी। ठीक है, लेकिन अभी ये यहाँ सिर्फ ईएमआई फ़िल्टर दिखाया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं अभी, तो हम आगे सप्लाई को ले चलते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो एक कॉइल यहाँ से अंदर अंदर से होते हुए इस सिरे से होते हुए बाहर निकल जाती है, और दूसरा वाला सिरा है जो हमारा वो यहाँ से और इस पॉइंट से होते हुए यहाँ बाहर निकल जाता है। तो कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि 2 कॉइल्स होती हैं इसमें, एक ऊपर एक नीचे, तो वो दोनों सिरे इनके लाइन और न्यूट्रल पे एक सिरा होगा, और दूसरा सॉरी एक लाइन पे सिरा इन होगा और आउट हो जाएगा, तो एक कॉइल होगी वो, और न्यूट्रल की भी जो होगी वो सेम होगी, एक तरफ इन और उसी का दूसरा सिरा आउट होकर हमारा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे हम पहुंच जाते हैं, और इसमें
एनटीसी आपका यूज़ होगा सर्किट में, जैसा कि अभी बताया था, और एक फ्यूज़ यूज़ होगा। फ्यूज़ और एनटीसी को आपस में इंटरचेंज करके भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा कि हमने बताया था आपको भी। अब देखिए यहाँ इस तरह का 220 वोल्ट हमारी आती है, उसके बाद से एनटीसी लगा होगा, फ्यूज़ लगा होगा, एक एमओबी लगा होगा। एमओबी जैसा कि अभी हम बता चुके थे आपको, ठीक है। तो एमओबी लगने के बाद में फिर हमारा एक हाई मीडियम हाई रेजिस्टेंस इसे कह लीजिए, वो लगा होगा यहाँ पे। उसके बाद एक फ़िल्टर लगा होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों को करने के बाद से अगर कोई इम्प्योरिटी यहाँ बनती है तो उसे हम यहाँ पे कैपेसिटर की सहायता से थोड़ा सा सही कर लेंगे। उसके बाद से फिर दोबारा से ईएमआई फ़िल्टर में जाएगा, और इसके बाद से भी कुछ बच जाता है तो आगे एक और हम पीएफ यूज़ करते हैं, तो वो फिर से इसे हटाने का काम करता है, ठीक है। तो ये यहाँ इस तरह से सर्किट बन जाता है, और इसके बाद भी अभी थोड़ी सी इसमें कमी रहती है। देखिए यहाँ 2 पीएफ इस तरह से लगे रहते हैं, इनकी वैल्यू नहीं, आप सिर्फ अभी यहाँ ये देखें कि किस तरह से कनेक्टेड हैं ये इनपुट लाइन में। तो यहाँ 2 पीएफ इस तरह से कनेक्टेड होते हैं और ये आपस में जुड़े होंगे। इस मिडल पॉइंट से एक सिरा निकलता है हमारा, जो सीधे जुड़ा होता है हमारी एसएमपीएस के अर्थ पॉइंट से, ठीक है। तो यानी कि इस पॉजिटिव लाइन की तरफ से कुछ भी समस्या है या नेगेटिव लाइन की कुछ भी तरफ से समस्या है तो यहाँ से प्रेस होके हमारी ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोई फ्रीक्वेंसी का ही समाधान करने के लिए इतने सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं कि जो हमें एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी एंटर ना हो इस ब्रिज रेक्टिफायर में। और यहाँ ये सारे कंपोनेंट उसी के लिए लगाए गए हैं। यहाँ से प्रोटेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि कमर्शियल या प्रोफेशनल ने जो एसएमपीएस रहेगी उसमें इतना सारा कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तब उसके बाद से ब्रिज रेक्टिफायर में वो सप्लाई एंटर होती है हमारी, और उसके बाद से डीसी कैपेसिटर पे पहुंचती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एसएमपीएस में अगर होती हैं तो वो बहुत ही अच्छी एसएमपीएस है, आपका सही से काम करेगी, और उससे कोई भी नुकसान हमें उतना ज़्यादा इक्विपमेंट में नहीं होगा, ना ही हमारे घर की सप्लाई में कोई इस तरह की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ इतना हो गया। और फाइनल व्यू अगर हम इसका देखें तो देखिए ये वही सारा अरेंजमेंट है जो अभी हम लोग देख चुके हैं। और इसके बाद से हमारा पूरा कंप्लीट सेक्शन जो बनता है वो इस तरह से बनेगा, आप देख लीजिए। पिछला वाला वीडियो हमारा ये था, और जो नया वाला वीडियो आज बनाया है वो ये है। आपको कई तरह से समझाया गया है इसमें कि सस्ती वाले एसएमपीएस में किस तरह का अरेंजमेंट मिलता है, और जो प्रोफेशनल या कमर्शियल एसएमपीएस होते हैं उनमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है इनमें, और ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यहाँ से हमारा इनपुट सेक्शन हो गया। अब इसके बाद से हम आगे बात करेंगे तो अपना पीडब्ल्यूएम सेक्शन के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद से हम ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे, आउटपुट के बाद में फिर फीडबैक। तो कई सारे वीडियोस हैं जो आपको आगे भी मिलेंगे। हमारा डीसी के बारे में बात हो चुकी है, अब डीसी और पीडब्ल्यूएम पे हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में। उसके बाद से स्नवर सर्किट या चॉपर, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है इसके ऊपर हम आएंगे टॉपिक पे। और ये तो इस तरह से आपको फाइनल होते होते कई सारे वीडियो मिल जाएंगे जिससे कि आपकी हेल्प होगी, और टेस्टिंग और रेक्टिफाइंग वीडियो भी आपको मिल जाएंगे कि आपको जिससे समस्या ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, तो वो ज़रूर कमेंट में बता दें। और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आपने वीडियो ये पूरा देखा है उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।